हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी टॉप 300 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 5। इसके पहले हम लोगों ने कुल 4 पार्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया है विद डिटेल। ठीक, तो अगर आपको यह वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आपको एक PDF चाहिए था ठंडी और गर्म हवाएं, कि मैंने आपको एक ट्रिक वाइज एक PDF पढ़ाया है। और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि रिवीजन के लिए ज़रूरी है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रॉकी, एंडीज, एटलस, हिमालय, यह सभी किस प्रकार के पर्वत हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या किया, हम अगर पर्टिकुलर किसी एक पर्वत के बारे में पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा। ये सभी वलित पर्वत हैं। ठीक, अगर हम लोग पर्वतों को भागों में बांटे तो पर्वत कुल कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत कुल 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वलित पर्वत के बारे में, जिसका इंग्लिश में हम लोग क्या है नाम है? फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं? पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियाँ होती है उससे चट्टानों के मुड़ जाने से ये पर्वत बनते हैं, जिसका उदाहरण क्या है हमारा? हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकी और एंडीज। कभी कभी क्वेश्चन का आता है कि वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किस संकल्पना पर आधारित है? तो टेक्टोनिक प्लेट की जो थ्योरी है उसी पर आधारित है। मतलब जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराई तब किसका निर्माण हुआ है? वलित पर्वत का निर्माण हुआ है। अब 3 और प्रकार भी हम लोग जान लेते हैं। दूसरा देखिए हमारा संचित पर्वत। ठीक, थर्ड है हमारा अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत से भी एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे हमारा क्या क्या है इसका? विंध्याचल और सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, ये सब किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत के। उसके बाद है हमारा ब्लॉक पर्वत, कई बार आपने इसके बारे में सुना होगा। ठीक, तो ब्लैक पर्वत के उदाहरण कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है, सॉल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, ये सभी क्या है? ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि रेगिस्तानीकरण का खतरा जिस महाद्वीप में सर्वाधिक है वह कौन सा है? तो रेगिस्तान कहाँ पे है? यह है अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? सहारा मरुस्थल, आपने सुना होगा, कहाँ पे है? अफ्रीका में होगा। और कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो इटली में रक्त वर्षा होती है वह किस वजह से होती है? यह हवा क्या होती है? सिराको की वजह से इटली में रक्त वर्षा होती है, जो कि सहारा से शुरू होती है और जाके बारिश कहाँ पे करती है? इटली। तो जो धूल के, जो बालू के कण होते हैं वह कैरी कर लेती है हवा और उससे वर्षा कहाँ पे कराती है? इटली में। तो सिराको पवन हमारी कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल से इटली की ओर, जिसके कारण यहाँ पे रक्त वर्षा होती है। पवन से मैंने आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जब हिमनद स्थल भाग पर प्रभावित होकर सागर में विलीन हो जाता है। क्या है? हिमनद स्थल भाग से प्रवाहित होता है और कहाँ जाके विलीन होता है? सागर में विलीन होता है। तो विशाल हिमराशि बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाते हैं और जल में तैरने लगते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं आइसबर्ग। आइसबर्ग किसे कहेंगे? कोई हिमनद है वह स्थल भाग पर प्रवाहित हो रहा है और सागर में जाकर के विलीन हो जाता है और उसके बड़े बड़े टुकड़े जल में तैरने लगते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? आइसबर्ग। टाइटैनिक वाला जो इशू हुआ था वो किससे लड़ा था? एक आइसबर्ग से ही लड़ा था टाइटैनिक का जहाज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत रूप को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है कि आखिर ये घोल रंध्र होते क्या हैं? तो घोल रंध्र जब जल के, भूमिगत जल के कारण भूमि धंस जाती है, जमीन के अंदर धंस जाती है और वहाँ जमीन में गड्ढा बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? घोल रंध्र कहते हैं। और इसी का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? जामा कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है किससे? निक्षेपण से। किससे होता है? निक्षेपण से बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं के मांस का उत्पादन किया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक पशुओं के मांस का उत्पादन किया जाता है पंपास क्षेत्र, जो कि कहाँ पे है? अर्जेंटीना। कहाँ पे है? अर्जेंटीना। अब पंपास मैंने कल आपको बताया था कि अर्जेंटीना में घास के मैदान है।
ठीक है, पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। घास के मैदान है। याद कैसे करेंगे? याद भी कर लेते हैं। आपको पता है कि जो पशु होते हैं वो क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं। ठीक, तो चरने कहाँ जाएंगे? घास के मैदान में ही जाएंगे। तो याद कर लीजिए, अर्जेंटीना में क्या है? पंपास घास के मैदान है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना में पैम्परो हवा चलती है। कौन सी पवन चलती है? पैम्परो। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, कैसे बताया था कि पैम्परो क्या है? पानी ठंडा होता है तो पैम्परो क्या है? एक ठंडी हवा है। ठीक है, कोल्ड विंड है पैम्परो। और यह कहाँ पे चलती है? अर्जेंटीना में चलती है पैम्परो। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन सी हवा चलती है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया में चलता है हमारा ब्रिक फिल्डर, और यह एक गर्म हवा है। ब्रिक फिल्डर कैसी हवा है? गर्म हवा है। चिनूक देखिए चलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। चिनूक कहाँ पे चलता है? यूएसए में चलता है चिनूक हवा। और यह भी कैसी हवा है? यह भी गर्म हवा है। अगला क्वेश्चन हमारा कि टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? टाइफून देखिए, चक्रवात के अलग अलग हर जगह पे नाम है। तो अगर हम लोग बात करें कि टाइफून से कौन सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो चीन सागर। चक्रवात होता क्या है? देखिए, हवाओं की चक्रीय, जैसे मान लीजिए ये हवा है, ये ऐसे ऐसे बह रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर ये चक्रीय गति करने लगी, कभी हवा अगर चक्रीय गति करने लगे और जिसके केंद्र में निम्न दाब हो और बाहर की ओर बढ़ता हुआ उच्च वायु दाब हो, तो वहाँ पे क्या होगा? चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब चक्रवात के अलग अलग जगहों पर क्या नाम है वह भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, साइक्लोन, जो हमारा हिंद महासागर है उसमें जब चक्रवात आता है उसे क्या कहते हैं? चक्रवात ही कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोन। लेकिन अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको में चक्रवात आए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हरिकेन। चाइना सी में क्या है हमारा? चाइना सी में है हमारा टाइफून। जापान में अगर चक्रवात आता है तो उसे क्या कहते हैं? टाइफू कहते हैं। फिलीपींस में आता है तो उसे क्या कहते हैं? बैंगो। ठीक है, क्या कहते हैं? बैंगो। एक इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को कहते हैं विली विली। और अगर हम लोग बात करें साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, इसकी बात करें तो यहाँ पे चक्रवात को कहते हैं टॉर्नेडो। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला हमारा कि सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। अब इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर इसकी हिंदी देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं क्रॉप इंटेंसिटी, तो क्या है? भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा होगा? पंजाब होगा। यहाँ पे फसलों का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ है। ठीक है, अब पंजाब से और भी हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, पंजाब में गेहूं और चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि देश की खाद्य टोकरी या भारत का अनाज भंडार किसे कहते हैं, तो यह दोनों उपनाम है किसके? पंजाब के। ठीक, अब साइंस से इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, मैं सोच रही आपको बता दूं। देखिए, जो हमारी 106वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ था वो हुआ था जालंधर पंजाब में। क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा कि जो 106वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ उसमें टाइम कैप्सूल को कहाँ पे दफनाया गया, कहाँ पे इसे गाड़ा गया है? तो एलपीयू पंजाब में है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसी में टाइम कैप्सूल को दफनाया गया है, जिसे आने वाले 100 साल बाद उसे निकाला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। नंबर 1 पे कौन है? चीन है, और नंबर 2 पे कौन है? भारत है। अब 7वें तो आगे वाले 6 कंट्री कौन कौन से है? नंबर 1 पे देखिए रशिया है, फिर है हमारा कनाडा, फिर है चीन, आफ्टर देन यूएसए, फिर है ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और फिर क्या है हमारा? भारत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। घोल रंध्र सिंक होल्स का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा क्वेश्चन, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि भूमिगत जल से इसका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है वर्षा स्तरीय बादल। जो वर्षा स्तरीय बादल होते हैं वो तेज वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। और कापासी वर्षा क्या है? इसमें भी मूसलाधार वर्षा होती है कापासी वर्षा में। ठीक, ऐसे अगर हम लोग बात करें कि वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है हमारा संवहनीय वर्षा, दूसरा है हमारा वाताग्रीय या साइक्लोनिक रेनफॉल, तीसरा है हमारा पर्वतीय वर्षा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एशिया के
किस देश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो यहाँ हमसे पूछ रहा है एशिया के किस देश की, तो एशिया में क्या आएगा हमारा इंडोनेशिया। ठीक, लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है, तो सबसे लंबी तटरेखा है कनाडा की। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया पूछा है इसलिए इंडोनेशिया, अगर विश्व पूछता तो क्या होता, हमारे पास होता कनाडा। अगला हमारा कि समान ग्रीष्मकालीन तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आइसोथेरे। क्या कहेंगे? आइसोथेरे कहते हैं इसको। ठीक, अगला हमारा कि भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ पवनों का विपरीत स्वभाव। पवनों का विपरीत स्वभाव यहाँ की सबसे अच्छी विशेषता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन नियमित अथवा ग्रही पवन है? अब ये देखिए हमारा इंपॉर्टेंट है। अभी कल ही हम लोगों ने विंड के बारे में पढ़ा और ये आ गया, मैंने आपको पढ़ाया था कि विंड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा परमानेंट विंड, दूसरा होता है हमारा सीजनल विंड जिसे हम लोग सामयिक पवन कहते हैं, तीसरा होता है हमारा लोकल विंड। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि सबसे नियमित और ग्रही पवन कौन सी है? तो इसमें देखिए सबसे नियमित और ग्रही पवन है व्यापारिक पवनें। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? व्यापारिक पवनें कहते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं मिस्ट्रल के बारे में। तो मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था कि मिस्ट्रल, ट्रल से याद करिए, ट्रेवल, अगर आपको ट्रेवल करना है तो आप कहाँ जाएंगे? ठंडी जगहों पे जाएंगे। तो मिस्ट्रल क्या है? ठंडी पवन है जो कि कहाँ पे बहती है? ट्रेवल करने के लिए कहाँ जाना पसंद करेंगे? फ्रांस और स्पेन। तो मिस्ट्रल कहाँ पे हवा बहती है? फ्रांस और स्पेन में। फिर है चिनूक। चिनूक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो शरीर में क्या होता है? चुनचुनाहट होती है। तो चिनूक कैसी हवा है? चिनूक एक गर्म हवा है जो कि कहाँ बहती है? या बहती है अमेरिका में रॉकी माउंटेन का जो स्लोप है वहाँ पे। ठीक, बाकी अगर आपको पूरा हवा ट्रिक से याद करना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, स्टैटिक जीके के ज्योग्राफी में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैनबरा निम्न में से कौन से देश की राजधानी है? सबको पता है कि कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब थोड़ा सा करंट अफेयर में आते हैं। आपको पता है विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम था वो कहाँ पे था? ऑस्ट्रेलिया में। गौर किया आपने कि मैंने क्या बोला था, मतलब है नहीं। अब गुजरात में बन रहा है कौन सा एक स्टेडियम बन रहा है सबसे बड़ा, जहाँ पे दर्शकों की संख्या कितनी होगी? 1,10,000। कितनी सीट्स होंगे? 1,10,000। जो ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम था उसमें कितना था? 1,04,000। ठीक, तो अभी इसका खिताब छीन चुका है ऑस्ट्रेलिया से और किसके पास चला गया है? गुजरात के पास। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हमारा डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग बाकी जो हमारे 3 ऑप्शन है इनमें इनकी राजधानी क्या है। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। बोलीविया की राजधानी है सुक्रे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेटम रेखा क्या है? तो डेटम एक काल्पनिक रेखा है, जो काल्पनिक एवं क्षैतिज रेखा जिसके संदर्भ में किसी स्थान की ऊंचाई या गहराई मापी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेटम रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के विरोध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए सरदार सरोवर बांध परियोजना चल रही है गुजरात में। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे। जब इसका प्रपोजल गया था तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इसको पास होने में। रीज़न क्या था कि जिस एरिया में यह परियोजना बन रही थी वहाँ बहुत विस्थापन या पुनर्वास की बहुत सी प्रॉब्लम आती, लोगों को पलायन करना पड़ता। इवन वहाँ पे कुछ इकोलॉजिकल क्षेत्र भी ऐसे थे जिनसे वहाँ पे हानि होती। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा विस्थापन एवं पुनर्वास इसका मेन रीज़न था। और यह कहाँ पे बन रही है? अभी निर्माणाधीन ही है। कहाँ पे? गुजरात में नर्मदा नदी पर। ठीक, और इसके अलावा आप यह भी जान लीजिए कि नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग हैं। क्या मतलब है वेस्ट फ्लोइंग नदी का? देखिए अगर ये हम मान लें भारत का मैप है तो आपको पता है कि यहाँ है बंगाल की खाड़ी और यहाँ है अरब सागर। यहाँ पड़ता है हमारा गुजरात और ये हमारा दिशा कौन सा है? वेस्ट। ये हमारा ईस्ट, यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो मैक्सिमम जो नदियाँ हैं वो कहाँ जाके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियाँ हैं जो जाके गिरती हैं अरब सागर में। इसी वजह से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है? तो सोन नदी बहती है उत्तर दिशा की तरफ। ठीक,
नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित नवीनतम सिद्धांत क्या है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित नवीनतम सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, जिसे किसने दिया है, जॉर्ज लेमेंथियर ने। ठीक है। अगला हमारा कि क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, किससे होता है, तो बलुआ पत्थर से होता है। आपको इसके लिए पढ़ना होगा सेलों के बारे में, तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आपको पढ़ा दूंगी कि कौन से सेल हैं। 3 प्रकार की सेलें होती है, आग्नेय सेल, औषधि सेल और रूपांतरित सेल। अगला है हमारा कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। देखिए ऊर्जा संरक्षण का आशय है, आपको पता है कि ऊर्जा का ना तो स्टोर होता है और ना ही विनाश। ऊर्जा क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है, यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा कि हाइड्रोफाइट क्या है। तो हाइड्रोफाइट है एक जलीय पौधा। हाइड्रोफाइट क्या है, एक जलीय पौधा। फिर हमारा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ऑप्शन बी की सुपीरियर झील की बात करें, तो यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और अगर हम लोग बात करें मृत सागर, तो लवणता की वजह से अगर मृत सागर में कोई भी व्यक्ति गिरता है तो वह डूबता नहीं है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से और भी पढ़ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा लवड़ी झील कौन सी है। तो सबसे पहला जो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा जिबूती, लेकिन कभी आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे शुरुआत होती है लेक वान से, वान झील से शुरुआत होती है, तो आपको क्या मिलेगा, लेक वान, वान झील। और उसके बाद क्या है, मृत सागर है तीसरे नंबर पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रामबोली को। किसे कहते हैं, स्ट्रामबोली को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी ज्वालामुखी से हमारा 1-2 क्वेश्चन है, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। कहाँ पे है कोटोपैक्सी, इक्वेडोर में है। ठीक है। और अच्छा ये स्ट्रामबोली कहाँ पे है, ये पड़ता है हमारा एटना में, इटली में। ठीक है। कहाँ पे पड़ता है हमारा, इटली में पड़ता है। स्ट्रामबोली हमारा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो कहाँ पे है, इटली में है। इसके अलावा स्ट्रामबोली हमारा सिसिली द्वीप पे है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस द्वीप पे है स्ट्रामबोली, तो सिसिली द्वीप पे है स्ट्रामबोली। ठीक। अगर हम लोग बात करें अकांका गुहा की, तो अकांका गुहा कहाँ है, अर्जेंटीना में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। क्राकाताओ कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसमें क्या है, क्राकाताओ। क्राकाताओ है हमारा इंडोनेशिया में। ठीक। और एशिया में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, इंडोनेशिया की ही है। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है। तो नकदी फसल है इसमें हमारा ए सभी, कपास, जूट और चाय, ये तीनों क्या है, नकदी फसल है। आप इसके लिए हमारे एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो अपलोड है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।